हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केशवन माधवन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। तो इस केस में क्या हुआ था, जो अपीलांट थे। अपीलांट कौन होता है? अपीलांट वो पर्सन होता है जो कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो हायर कोर्ट लेकर जाता है कि उस अपील को वो प्रेफर करता है कि इस डिसीजन को बदला जाए। तो अपीलांट जो थे वो अक्यूज्ड थे, किस से रिलेटेड, कि उन पे ये था कि उन्होंने इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट के कुछ प्रोविजंस को वायलेट करा था। तो उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलाई गई। वो प्रोसीडिंग्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स होने से पहले ही चला दी गई थी, जो कि कोर्ट में अभी भी पेंडिंग थी। तो पिटिशनर यहाँ पर कंटेंट करते हैं कि जो इस एक्ट के प्रोविज़न हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड जो रेड विद है क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल, इनके इनकंसिस्टेंट है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हमें क्या कहता है? ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमको बोलने की स्वतंत्रता है। और क्लॉज 2 स्टेट को पावर देता है कि वो लॉ बना सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमारे हैं कौन से? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमारे हैं सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये सारे जो हैं हमारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये जो आर्टिकल हैं और जो उस एक्ट के प्रोविजंस थे, ये आपस में इनकंसिस्टेंट थे, अलग अलग थे, कोई दोनों का तालमेल नहीं था। इसलिए ये जो लॉ था, जो ये एक्ट था, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, ये वॉइड है आर्टिकल 13 के अंदर। ये हमारे पिटिशनर के कंटेंशंस हैं। तो जो प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट चलाई गई हैं, उनको आगे नहीं चलाना चाहिए। तब से कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स में आया है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से इनकंसिस्टेंट जो हो गई हैं। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है तो वो वॉइड होता है। तो लेकिन ये प्रोसीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ही चला दी गई थी। तो इस केस में क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट कुछ प्रिंसिपल्स देती है। वो कहती है कि जो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड मतलब फंडामेंटल राइट वाला जो पार्ट है, ये प्रोस्पेक्टिव है, आगे की ओर से इन्फोर्स होगा। और जो लॉज पहले से एग्जिस्टेड लॉज हैं और वो इनकंसिस्टेंट हैं पार्ट थर्ड के साथ, तो वो वॉइड हैं। लेकिन कब से वॉइड है? जब से कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ है, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, मतलब 26 जनवरी 1950 से। शुरुआत से ही वॉइड एब इनिशियो नहीं है, शुरुआत से ही वॉइड नहीं है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है तब से वॉइड है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर हैं। जो आर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारी कहती है कि आर्टिकल 13 के अंदर जो इनकंसिस्टेंसी है और वो उन पर नहीं लगेगी, जो प्रोसीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ही शुरू कर दी गई हैं। इसलिए और जो राइट एंड लाइबिलिटीज़ उस इनकंसिस्टेंट लॉ में दी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले था, वही अप्लाई होंगी। क्यों? पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में। तो और सुप्रीम कोर्ट यहाँ कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई है उसी के अकॉर्डिंग हम मानेंगे। मतलब हम उसकी स्पिरिट को नहीं देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अचीव क्या करना चाहता है। तो यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ा सा नैरो व्यू ले लेती है। क्यों? अब आप जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स भी हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद भी तो वो चल ही रही है ना। तो आपको प्रेजेंट लॉ अप्लाई करना चाहिए। उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट करने से क्या मिल जा रहा है यहाँ पे? और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नैरो इंटरप्रिटेशन था फोर्थ पॉइंट में भी लिया कि उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमको इंटरप्रेट करना चाहिए, उसकी स्पिरिट के अकॉर्डिंग नहीं। एक कॉन्स्टिट्यूशन ही तो ऐसा लॉ है जिसको हम स्पिरिट से देखते हैं, बाकी का तो हम उसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन ही करते हैं। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा? इस केस में हमने पढ़ा कि प्रोसीडिंग्स जो अक्यूज्ड के अगेंस्ट, अपीलांट के अगेंस्ट
कमेंस कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस होने से पहले शुरू कर दी गई थी और जो अभी भी पेंडिंग थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद से वॉइड होंगी। जब से कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ है तब से वॉइड होंगी। वॉइड एब इनिशियो नहीं है, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर हैं। जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है तब से ही वो इन्फोर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक ये भी रहा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का कि जो चीज़ पहले ही नहीं थी तो उसको इन्फोर्स कैसे करा जा सकता है, जो जिस डेट से आई है तो वो तब से ही लागू होगी। तो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है कि अगर वो इनकन्सिस्टेंट हैं तो वॉइड होंगे, लेकिन ये इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है कोर्ट के अगेंस्ट, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेंगे, ना कि उसकी स्पिरिट के अकॉर्डिंग कि वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन क्या अचीव करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं, जो लैंग्वेज में उसके दिया है उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेंगे। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।